हेलो दोस्तों। तो हमने अभी तक पढ़ा है प्लेटो के बारे में। प्लेटो हमारा पिछले लेक्चर में ख़त्म हो गया था। तो आज हम देखेंगे प्लेटो के से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम देखेंगे। और इस तरह से हमारा आज प्लेटो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम प्लेटो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं आगे। पहला प्रश्न हमारा है, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसे माध्यम बनाया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसे माध्यम बनाया। ए ऑप्शन है अपनी विधियों को, बी अपने अनुभवों को, सी पात्रों के संवादों को और डी है राज्य को। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, पात्रों के संवादों को। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने राज्य के 3 वर्ग कौन से बताए हैं। प्लेटो ने राज्य के 3 वर्ग कौन से बताए हैं। दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। बी ऑप्शन है जनता, शासक और सैनिक। सी ऑप्शन है जनता, पूंजीवाद और शासक, जनता, पूंजीपति और शासक। और चौथा ऑप्शन है डी दार्शनिक, जनता और शासक। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से इसको लगा लेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए। प्लेटो ने राज्य के 3 वर्ग कौन से बताएं। ए दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। ठीक। अब अगला प्रश्न हमारा है, प्लेटो न्याय सिद्धांत के किस रूप को स्वीकार करता है। प्लेटो न्याय सिद्धांत के किस रूप को स्वीकार करता है। ठीक। तो ए ऑप्शन है कानूनी, बी है नैतिक, सी है राजनीतिक, डी है सामाजिक। तो जो सही आंसर हमारा है वह है नैतिक, वह है नैतिक। अगला प्रश्न है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आधार कौन सा है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आधार कौन सा है। तो ए ऑप्शन हमारा है श्रम विभाजन, हस्तक्षेप और तथा कार्य विशिष्टीकरण। बी ऑप्शन है श्रम विभाजन, पूंजीवाद तथा शक्ति पृथक्करण। सी ऑप्शन है नैतिकता तथा परोपकार। और चौथा लास्ट ऑप्शन है केवल कानून। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आधार कौन सा है, ये भी आसान, अगर आप पढ़े हैं तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ए। सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए। श्रम विभाजन, हस्तक्षेप तथा कार्य विशिष्टीकरण। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में क्या सही है। यहाँ जो नहीं लिखा गया वो वहाँ नहीं होगा प्रश्न में। प्रश्न हमारा केवल यही है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में क्या सही है। तो हमको क्या सही है ये पता करना है। तो ए ऑप्शन है प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यवहारिक है। बी ऑप्शन है प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्रजातंत्र का समर्थन करता है। सी ऑप्शन है प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। और चौथा ऑप्शन है डी प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देता है। ठीक है। तो प्रश्न है प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में क्या सही है। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है डी, यही सही है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देता है। ठीक। और बाकी जो ऑप्शन है वह सब क्या है, गलत है। ए भी हमारा गलत है, बी भी हमारा सही गलत है और सी भी हमारा गलत है। यह प्लेटो के संबंध में सही कथन नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्लेटो आदर्श राज्य में न्याय के स्थापना के लिए किन 2 आधार तत्वों पर बल देता है। प्लेटो आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए किन 2 आधार तत्वों पर बल देता है। अगर आप पढ़े हैं तो यह भी क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा है सी, शिक्षा व साम्यवाद का सिद्धांत।
शिक्षा व साम्यवाद का सिद्धांत। सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? सी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक को शिक्षा का लिखा ग्रंथ किस विद्वान ने कहा है? प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा ग्रंथ किस विद्वान ने कहा है? ए ऑप्शन है सुकरात, बी अरस्तु, सी लेनिन और डी आपका ऑप्शन है पार्कर। यह चारों ऑप्शन गलत है, अर्थात यह प्रश्न ही गलत है। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा ग्रंथ किस विद्वान ने कहा था? रूसो ने। जबकि इस ऑप्शन में कहीं रूसो नहीं है, इसका मतलब यह प्रश्न गलत है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थिरता के लिए क्या आवश्यक बताया? प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थिरता के लिए क्या आवश्यक बताया है? नागरिकों का श्रेष्ठ चरित्र, बी नागरिकों का पूर्ण समर्पण, सी ऑप्शन है नागरिकों की उचित जनसंख्या और डी नागरिकों का व्यक्तित्व। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थिरता के लिए क्या आवश्यक बताया है? नागरिकों का श्रेष्ठ चरित्र, अर्थात हमारा ए ऑप्शन जो है वह सही है। नागरिकों का श्रेष्ठ चरित्र ही आदर्श राज्य में क्या ला सकता है? स्थिरता ला सकता है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सब आसान क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन जो हमारा, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो ए ऑप्शन हमारा, प्लेटो स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा पर बल देता है। फिर बी ऑप्शन है, वह पाठ्यक्रम में नैतिक मानदंडों को उचित स्थान देता है। सी ऑप्शन है, प्लेटो व्यावसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण शिक्षा मानता है। डी ऑप्शन है, वह शिक्षा को एक दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया मानता है। ठीक, प्रश्न एक बार फिर हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा था? प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है, मतलब जो गलत है, जो शिक्षा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, तो हमने देखा वह ऑप्शन है सी। प्लेटो व्यावसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण शिक्षा मानता है, यह जो ऑप्शन है यह सही नहीं है। ठीक, यह ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो जो हमारा सही आंसर है वह है सी, प्लेटो व्यावसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं मानता है। और जबकि ए, बी और डी जो आपका ऑप्शन है वह प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता का वर्णन करता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्लेटो का कौन सा कथन आज भी यूनेस्को की प्रस्तावना का आधार बना हुआ है? ये भी आसान क्वेश्चन है, अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो ए ऑप्शन हमारा है, शिक्षा का मूल उद्देश्य नैतिकता और सद्गुणों का विकास करना है। बी, शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। सी, शिक्षा द्वारा समाज में न्याय की स्थापना संभव है। और डी ऑप्शन है, शिक्षा व्यक्ति के अधिकारों का ज्ञाता बनाती है। ठीक, हमको ध्यान रखना है प्रश्न को। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न है, प्लेटो का कौन सा कथन आज भी यूनेस्को की प्रस्तावना का आधार बना हुआ? तो वह कथन कौन सा है? शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है, अर्थात बी वाला ऑप्शन जो हमारा है वह सही है। ठीक, शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्लेटो संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन किस आधार पर करता है? प्लेटो संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन किस आधार पर करता है? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है, संपत्ति व्यक्ति में भोग की प्रवृत्ति को समाप्त करती है। बी, संपत्ति व्यक्ति को विनयशील बनाती है। सी ऑप्शन है, व्यक्ति राज्य के विकास के लिए सी ऑप्शन है, राज्य के विकास के लिए निजी संपत्ति आवश्यक है। और डी ऑप्शन है, संपत्ति व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो प्रश्न यह पूछ रहा है कि संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन प्लेटो किस आधार पर करता है?
तो वह ऑप्शन हमारा है डी सही है। संपत्ति व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसी आधार पर क्या करता है प्लेटो, संपत्ति साम्यवाद का क्या करता है, समर्थन करता है। प्लेटो क्या करता है, संपत्ति साम्यवाद का समर्थन करता है। तो हमारा सही ऑप्शन है डी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद का कौन सा समर्थित आधार नहीं है। प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद का कौन सा समर्थित आधार नहीं है। ठीक, उसमें आधार पूछ रहा था, इसमें कौन सा आधार नहीं है, उल्टा पूछ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन है, संपत्ति व्यक्ति में भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, ये भी आधार है, हमको आधार नहीं है वह ज्ञात करना है। बी ऑप्शन है, संपत्ति व्यक्ति को विवेकी व साहसी बनाती है। ठीक, सी ऑप्शन है, संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। और डी ऑप्शन है, संपत्ति का अधिकार प्रदान करने पर शासन का आधार योग्यता के स्थान पर संपत्ति ले लेगी। तो चारों ऑप्शन में जो हमारा सही ऑप्शन है वह है बी। प्रश्न क्या पूछ रहा था कि संपत्ति के साम्यवाद का समर्थित आधार नहीं है, कौन सा समर्थित आधार नहीं है। ठीक है, जो संपत्ति का समर्थन, संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन नहीं करता है, कौन सा आधार, तो वह है संपत्ति व्यक्ति को विवेकी व साहसी बनाती है। यही ऑप्शन हमारा क्या है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्लेटो परिवार के साम्यवाद की आवश्यकता पर किस कारण बल देता है। प्लेटो परिवार के साम्यवाद की आवश्यकता पर किस कारण बल देता है। तो ए ऑप्शन है, परिवार का मोह धन के मोह से अधिक प्रबल होता है। बी, परिवार में स्त्री को प्रधानता दी जाती है। सी, परिवार व्यक्ति को सहनशील व परोपकारी बनाता है। डी, परिवार द्वारा उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। डी है, परिवार द्वारा उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। इसमें प्रश्न में क्या है, प्लेटो के साम्यवाद की आवश्यकता पर किस कारण बल देता है प्लेटो। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह है ए, परिवार का मोह धन के मोह से अधिक प्रबल होता है। इसी आधार पर प्लेटो क्या करता है, परिवार के साम्यवाद की बात करता है। अगर आप लोग लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो सही ऑप्शन हुआ है ये। अगला प्रश्न हमारा है, प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसी का जो अभी हमने प्रश्न देखा इससे पहले वाला, उसी का उल्टा है। उसमें परिवार के साम्यवाद का आधार पूछा, इसमें कौन सा आधार नहीं है यह पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन है, श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति इससे संभव होगी। बी, स्त्रियों को प्रशासन की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिलेगा। सी, अभिभावक वर्ग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। डी, परिवारों में संघर्ष का अंत होगा, अंततः राज्य की एकता में वृद्धि होगी। तो साम्यवाद का इसमें कौन सा समर्थन नहीं करता है परिवार साम्यवाद का, तो जो ऑप्शन हमारा सही है वह बी, स्त्रियों को प्रशासन की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिलेगा। यह ऑप्शन क्या है, गलत है, और यही हमसे पूछा जा रहा था। ठीक, तो जो हमारा सही ऑप्शन है वह है बी, स्त्रियों को प्रशासन की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिलेगा। ठीक, अब आगे हम प्रश्न देखते हैं। जो आगे हमारा प्रश्न है वह है, आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में क्या समानता है। आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में क्या समानता है। दोनों व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देते हैं, सही है। ठीक, बी ऑप्शन है, दोनों वर्ग संघर्ष और शोषण का अंत करना चाहते हैं, यह गलत है, यह दोनों में समानता नहीं दिखाता है। प्लेटो वर्ग संघर्ष बनाए रखना चाहता था, वह संघर्ष को अंत नहीं करना चाहता था। सी जो ऑप्शन है, दोनों स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास करते थे, यह भी सही है। और डी, दोनों समाज और राज्य की तुलना में व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते थे। दोनों समाज और राज्य की तुलना में व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते थे, गलत है। दोनों राज्य को महत्वपूर्ण मानते थे, ना कि व्यक्ति को। जो हमने, अगर हमने लेक्चर देखा होगा, क्लास देखे होंगे प्लेटो के बारे में, तो सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं हमारे। जो हमने पढ़ाया वो सारी चीज़ें प्रश्न में मिल रहे हैं, और हम प्रश्न को आसानी से हल भी कर सकते हैं।
तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं 2 ऑप्शन सही है, ए भी सी भी। दोनों व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देते हैं, यह भी है। दोनों, ए आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में यह भी समानता को दर्शाता है, और सी भी दोनों स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास करते हैं, यह भी सही है। तो यह प्रश्न सही नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए था। या तो ये दोनों में, ए और सी में एक जगह नहीं होना चाहिए था, जैसे दोनों स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास नहीं करते हैं, या तो यह नहीं होना चाहिए नहीं, या तो यह होना चाहिए था ए में, दोनों व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल नहीं देते हैं। तो यहाँ यह प्रश्न सही नहीं है, दोनों में से एक गलत होना चाहिए था, तब यह प्रश्न सही होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो यह प्रश्न क्या हमारा है, गलत है। यह क्वेश्चन ही हमारा क्या है, गलत है। तो यह क्वेश्चन हमारा गलत है, इसको हम ध्यान नहीं देंगे। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए किस तत्व की उपेक्षा की है? प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए किस तत्व की उपेक्षा की है, अवहेलना की है? उपेक्षा मतलब अवहेलना की है। तो ए है नैतिकता, बी है वैज्ञानिकता, सी है व्यवहारिकता, और डी है उदारता। ये तो समान सी बात है, अगर आप कोई भी क्लास देखा होगा या वीडियो को देखा होगा तो आसान से पता पड़ जाएगा कि उसमें किस चीज़ की उपेक्षा की गई, मुख्य रूप से व्यवहारिकता की। किस चीज़ की? व्यवहारिकता की उपेक्षा की गई। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेटो राज्य और भक्ति में कैसा संबंध मानता है? ए जीवाणु और जीव, बी आत्मा और परमात्मा, सी नैतिकता और सदाचार, डी शौर्य और साहस। तो जो सही ऑप्शन हमारा इसमें है वह है जीवाणु और जीव। प्लेटो राज्य और भक्ति के में कैसा संबंध मानता है? जीवाणु और जीव जैसा संबंध मानता है। ठीक, अब सब आसान क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं? प्लेटो के आदर्श राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं? अगर पढ़े होंगे तो बिना ऑप्शन देखे भी आप मार सकते हैं, बता सकते हैं। फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है शासक, प्रजा और शासन तंत्र, बी आर्थिक तत्व, शासक तत्व तथा सैनिक तत्व, सी आर्थिक तत्व, सैनिक वर्ग और दार्शनिक तत्व, और डी है उत्साह, साहस और शूरवीरता। तो सभी जानते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य के आवश्यक तत्व कौन से थे? आर्थिक तत्व, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वह है सी। तो हमारा है सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय युक्त आदर्श राज्य में शासन की बागडोर किस वर्ग को सौंपी है? अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय युक्त आदर्श राज्य की में शासन की बागडोर किस वर्ग को सौंपी है? तो सभी जानते हैं कौन सा वर्ग हुआ? दार्शनिक वर्ग। अब तो हमारा कौन सा सही है? सी ऑप्शन हमारा क्या सही है। ठीक, आसान क्वेश्चन ये भी था। तो आगे हम बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, जिसने अगर वीडियो देखी होगी या क्लास को देखा होगा, पढ़ा होगा, जो हमने पढ़ा है, अगर कोई ध्यान से पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन आराम से हल कर ले रहे हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, प्लेटो के दार्शनिक शासक संबंधी विचारों का दोष नहीं है। प्लेटो के दार्शनिक शासक संबंधी विचारों का दोष नहीं है। तो जो हमारा इसमें है पहला ऑप्शन है, प्लेटो दार्शनिक शासक को असीमित शक्तियां सौंपकर निरंकुश शासक का मार्ग प्रशस्त करता है। बी प्लेटो को महान दार्शनिक मिलना अव्यवहारिक है। सी प्लेटो ज्ञान की अपेक्षा विधि को महत्व देता है। डी प्लेटो की अवधारणा जनतंत्र विरोधी है। ठीक है, तो जो हमारा सही ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या था हमारा? प्लेटो के दार्शनिक शासक संबंधी विचारों का दोष नहीं है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन हमारा है वह है सी, प्लेटो ज्ञान की अपेक्षा विधि को महत्व देता है। ये जो है दार्शनिक शासक विचारों का दोष या नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारा है, सॉरी जा रहा है, तो सही ऑप्शन हमारा है सी। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेटो व्यक्ति की तुलना में राज्य पर बल देते हुए किस सिद्धांत पर बल देता है? प्लेटो व्यक्ति की तुलना में
राज्य पर बल देते हुए किस सिद्धांत पर बल देता है? ठीक, यह भी हमने पढ़ा है। पहला सामाजिक समझौता सिद्धांत, बी सावयवी सिद्धांत, सी दैवी सिद्धांत, डी व्यक्तिवादी सिद्धांत। तो हमारा सही आंसर है वह है बी सावयवी सिद्धांत। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्लेटोवाद और फासीवाद में अंतर कौन सा कथन सही है? प्लेटोवाद और फासीवाद में अंतर कौन सा कथन सही है? प्लेटोवाद यथार्थवाद है तो फासीवाद आदर्शवाद है। यह गलत है। बी देखते हैं, प्लेटोवाद नैतिकता पर आधारित है तो फासीवाद नैतिकता विरोधी है। यह सही है। सी ऑप्शन है, प्लेटोवाद साम्राज्यवाद का समर्थक है तो फासीवाद आत्मनिर्भर नगर राज्य का। गलत है, उल्टा बता दिया। डी है, प्लेटोवाद दमन पर आधारित है तो फासीवाद संयम पे। ये भी गलत है, यह भी उल्टा बता दिया। तो जो हमारा सही ऑप्शन है इसमें से, तो एक सही हमने देखा बी, तो वही हमारा सही आंसर होगा। कौन सा होगा? बी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेटो में लाज में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित कौन सा सिद्धांत नहीं है? लाज में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा नहीं है? पहला आत्मसंयम का सिद्धांत, यह भी है। कानून विषयक सिद्धांत, यह भी है। मिश्रित राज्य, यह भी है। राष्ट्र राज्य का सिद्धांत नहीं है। यह तो राष्ट्र राज्य का सिद्धांत जो है यह पुनर्जागरण काल के बाद आया, यह आधुनिक काल में आया है। राष्ट्र राज्य का सिद्धांत यह पुराने समय काल में नहीं था। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वह है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेटो साधारण सभा में कितने सदस्यों को रखने पर बल देता है? प्लेटो साधारण सभा में कितने सदस्यों को रखने पर बल देता है, यह भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ए 5040। ठीक, आगे हम देखते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है वह है, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है। प्लेटो के जो साम्यवाद का सिद्धांत है, लोकतांत्रिक, कुलीन तंत्रात्मक, भौतिकवादी, डी आधुनिक। तो जो सही ऑप्शन है वह हमारा है बी कुलीन तंत्रात्मक। वह है कुलीन तंत्रात्मक। आगे हम देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न, तो आगे जो हमारा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? निम्नलिखित में से कौन सा विचारक प्लेटो को मुक्त समाज मतलब फ्री सोसाइटी का शत्रु मानता है? वह फ्री सोसाइटी मतलब वह नहीं चाहता है प्लेटो, ऐसा किस विचारक का कहना है? तो वह जो हमारा सही ऑप्शन है, ए हमारा ऑप्शन है लियो स्ट्रॉन्ग, बी है कार्ल पॉपर, सी है विलियम जेम्स और डी है मैरियट। तो जो सही ऑप्शन हमारा है वह है कार्ल पॉपर, अर्थात बी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में सही का चयन कीजिए। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में सही का चयन कीजिए। सही हमको पता करना है न्याय सिद्धांत के संबंध में। तो ए ऑप्शन हमारा है, प्लेटो न्याय सिद्धांत को नैतिकता से संबंधित मानता है। यह भी सही है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्व देता है। यह भी सही है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तिवादी है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तिवादी है तो गलत है, बल्कि क्या है? संपूर्ण राज्य को महत्व देता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत समष्टिवादी है। यह सही है, अर्थात समष्टि मतलब पूरे राज्य को महत्व देता है, ना कि राज्य के किसी अंग को। तो जो हमारा सही जो है उसी को हमको पूर्व में से चयन करना है। तो हमने देखा हमारा पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही है और तीसरा हमारा गलत है। तो पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन हमारा है ए। ए में हमारा पहला भी, दूसरा, चौथा ऑप्शन तीनों दिया हुआ। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा फूड में वह होगा ए 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ये हमारा सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो किस आधार पर संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन करता है? ठीक, किस आधार पर संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन करता है? कौन? प्लेटो। तो ए ऑप्शन हमारा संपत्ति व्यक्ति में भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। या सही है। ठीक,
बी ऑप्शन हमारा है संपत्ति विवेक व्यक्ति के विवेक व साहस को कुंठित करती है, यह भी सही है। सी ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन है संपत्ति व्यक्ति की आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, यह भी सही है। और चौथा ऑप्शन हमारा है कि संपत्ति शासक को अपने राज्य का विकास करने में सहायता देती है। तो चौथा ऑप्शन हमारा जो है गलत है। तो जो सही ऑप्शन हमारा है 1, 2 और 3। तो कोर्ट में हम देखते हैं कि हमारा किस कोर्ट में हमारा तीनों मिल रहा है, 1, 2 और 3। तो सही ऑप्शन हमारा है बी, क्योंकि बी में हमारा तीनों सही ऑप्शन मिल रहा है 1, 2, 3। तो कोर्ट में हमारा जो सही चयन होगा वह होगा बी। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए। इसमें वो क्या करना, पुस्तक दिया और लेखक का नाम दिया है। एक साइड पुस्तक है, दूसरी साइड लेखक का नाम है। तो जो क्रेटो लिखा गया है वो किसने लिखी है, उसके लेखक कौन है, कन्फ्यूशियस। क्रेटो के लेखक कौन है, कन्फ्यूशियस। फिर आपका जो कैटाग्रीज है, कैटाग्रीज के जो आपके जो लेखक हैं वह है मैकियावेली। और द आर्ट ऑफ वार के लेखक हैं अरस्तु। द आर्ट ऑफ वार के जो लेखक हैं वह हैं अरस्तु। और हमने इन तीनों के बारे में तो नहीं, दो के बारे में तो नहीं पढ़ा है, तो दो के बारे में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्रेटो के बारे में नहीं पढ़ा है, उसके लेखक कन्फ्यूशियस हैं। और हमने चौथा भी पढ़ा है, स्प्रिंग एंड एटम हमने पढ़ा है, उसमें हम देखा है स्प्रिंग एंड एटम किसने लिखा है, प्लेटो ने। तो यह दो ऑप्शन हम तो लगाए पता कर ले सकते हैं, बाकी दो में हम अनुमान कर सकते हैं। ठीक, तो इस आधार पर भी हम कोड निकाल सकते हैं। पहला हम देख लेंगे एक क्रेटो में जो हमारा सही है कौन सा, कन्फ्यूशियस। तो ए का 3 कौन सा है, तो हमने देखा ए में 3, कोर्ट में जाकर देखते हैं तो सी वाले ऑप्शन में 1 का 3 मिल रहा है। और चौथा भी हम जाते हैं, स्प्रिंग एंड एटम के लेखक कौन है, प्लेटो। तो उसमें हमने देखा कि डी का 4 भी मिल रहा है। तो मतलब तो सी ऑप्शन हमारा क्या सही है। अगर हमको 2 पता है उस तब भी हम क्या सही कोड का चयन कर लेंगे। अगर हमको 2 नहीं पता है, मैकियावेली और अरस्तु की पुस्तक के बारे में, तब भी हम कोड का सही चयन कर लेंगे 2 के आधार पर, क्योंकि कोड इस प्रकार से लिखा गया है कि 2 पुस्तक के आधार पर हम सही कोड का चयन कर लेंगे। तो जो सही ऑप्शन हमारा होगा वह है सी। हमने क्या देखा, क्रेटो किसने लिखी, कन्फ्यूशियस ने। कैटाग्रीज किसने लिखी, मैकियावेली ने। द आर्ट ऑफ वार किसने लिखा, अरस्तु ने। और स्प्रिंग एंड एटम किसने लिखी है, प्लेटो ने। तो यह सारों ऑप्शन जो मिल रहे हैं किसमें मिल रहे हैं, किस कोट में, सी वाले कोट में। तो जो सही ऑप्शन हमारा है वह है सी। ठीक, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्लेटो के ग्रंथ लाज में प्रतिपादित मुख्य सिद्धांत है। प्लेटो के ग्रंथ लाज में प्रतिपादित मुख्य सिद्धांत है, वह कौन कौन से, आत्मसंयम का सिद्धांत सही है, कानून विषयक सिद्धांत सही है, राज्य का भूभाग और जनसंख्या यह भी सही है, और इतिहास की शिक्षा यह भी सही है। क्योंकि प्लेटो ने अपनी पुस्तक लाज में इतिहास का भी सहारा लिया है वर्णन करने में, अपने आदर्शवत राज्य की व्याख्या करने में उसने कहीं कहीं इतिहास का भी सहारा लिया है। तो चारों ऑप्शन हमारा सही है। तो चारों ऑप्शन किस कोट में मिल रहे हैं, ए वाले ऑप्शन में। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह है ए। ठीक, आगे हम देखते हैं। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से हल कर पा रहे होंगे, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो फिर इसका कोई समाधान नहीं है। अगर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। प्लेटो का न्याय क्या है, तो यह है, प्लेटो का जो न्याय है वह है व्यक्ति एवं वर्गों द्वारा स्वभाव अनुकूल कर्तव्यों का पालन। व्यक्ति एवं वर्गों द्वारा स्वभाव अनुकूल कर्तव्यों का पालन। शिक्षा क्या है, प्लेटो का शिक्षा क्या है, वह है आदर्श नागरिकों के निर्माण का सकारात्मक साधन। प्लेटो के शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि लोगों में नैतिकता का विकास हो। नैतिकता का विकास मतलब क्या, आदर्श नागरिक के निर्माण का सकारात्मक साधन है शिक्षा। साम्यवाद, साम्यवाद क्या था, संपत्ति और परिवार से अभिभावक वर्ग को वंचित रखना, यही जो हमारा था साम्यवाद। और डी जो अभिभावक वर्ग है उससे मिलेगा
जो अभिभावक वर्ग में क्या कौन कौन सा आता था, सैनिक व दार्शनिक वर्ग के लिए क्या सामूहिक रूप से हम अभिभावक वर्ग का प्रयोग करते थे। तो ए हमारा मिल रहा है किससे, 2 से, और बी हमारा मिल रहा है 3 से, सी हमारा मिल रहा है 1 से, और डी हमारा मिल रहा है 4 से। तो हम जो इसको मिला रहे हैं कूट में, तो कूट हमारा जो सही होगा वह है सी। सी कूट हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्लेटो के परिवार के साम्यवाद का समर्थन किन आधारों पर करता है। प्लेटो परिवार के साम्यवाद का समर्थन किन आधारों पर करता है। यह प्रश्न हमने इससे पहले भी देखा है और प्रश्न आसान भी है। अगर आप पढ़े हैं तो प्रश्न बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, सब प्रश्न आसान आसान से हैं। तो पहला ऑप्शन है, इसमें स्त्रियां भी मुक्त होकर शासन कार्य में भाग ले सकेंगी। यह भी सही है। इसने परिवार के साम्यवाद का समर्थन में, यह भी इसने एक आधार बताया था। दूसरा, परिवारों में संघर्ष का अंत होगा, यह भी सही है। श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति से संभव होगी, यह भी सही है। और चौथा, अभिभावक वर्ग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। यह चारों ऑप्शन जो है सही हैं। इस चारों कहीं ना कहीं परिवार के साम्यवाद का समर्थन का आधार बनते हैं प्लेटो के। तो जो सही पुट हमारा है वह है डी। सही पुट हमारा कौन सा है, डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में जो है, इस तरह के प्रश्न में कथन और कार्य दिए गए हैं। ठीक है, कथन और कार्य दिए गए हैं। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें लिखा नहीं गया है, हम बता दे रहे हैं आपको। ए ऑप्शन होगा आपका, ए हमको कथन और कार्य पहले देख लेना है। कथन कार्य को देखने के बाद 4 ऑप्शन दिया जाएगा। 4 ऑप्शन दिया जाएगा। चार ऑप्शन होगा हमारा। एक ऑप्शन होगा, पहला पूछा जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं, मतलब ए आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, फिर बी पूछा जाएगा ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी पूछा जाएगा ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, फिर पूछा जाएगा तीसरा जो ऑप्शन होगा, इसमें होगा आपका कि ए सही है आर असत्य है, ए सत्य है आर असत्य है। फिर डी जो आपका ऑप्शन होगा वो उसमें यह पूछा जाएगा कि ए असत्य है आर सत्य है, मतलब कथन तो असत्य है लेकिन आर जो है सत्य है। तो यही 4 ऑप्शन होंगे। फिर से एक बार बता रहे हैं, कथन कार्ड आपको पढ़ना है, फिर उसमें से आपको 4 ऑप्शन रहेंगे कि ए और, जैसे हम पूछा जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर दूसरा ऑप्शन जो होगा उसमें यह होगा कि ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, अर्थात कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। फिर सी है, ध्यान से सुनिएगा, सी है ए सही है अर्थात कथन सही है, कारण असत्य है। फिर डी ऑप्शन पूछा जाएगा कि ए अर्थात कथन असत्य है और कारण अर्थात आर सत्य है। ठीक, तो ये हमारा डी ऑप्शन होगा। इसी चारों में से हमको एक ज्ञात करना है। तो हम अब एक एक करके देखते हैं कि पहले कथन देखते हैं और उसका कार्य देखते हैं। तो जो पहला हमारा प्रश्न है इस तरह में, प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था, यह तो सही बात है। कथन कर रहा है कि प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था, यह सही बात है। और कारण क्या है, प्लेटो के गुरु सुकरात को लोकतांत्रिक शासन में उत्पीड़ित किया गया था, इसी कारण को प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था। हाँ, यह बात सही है, प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी भी था और उसका कारण क्या था कि प्लेटो के गुरु सुकरात को लोकतांत्रिक शासन में उत्पीड़ित किया गया था, और कारण भी कहीं ना कहीं उसका सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह ए। इस ए में क्या होगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ वह बात सही है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। बी है, कथन है प्लेटो के अनुसार समाज के कल्याण के लिए उसमें दार्शनिक राजाओं का शासन स्थापित करना जरूरी है, यह सही कथन है। प्लेटो ने ऐसा कहा था, प्लेटो के अनुसार यह बात सही है कि प्लेटो के अनुसार समाज के कल्याण के लिए उसमें दार्शनिक राजाओं का शासन स्थापित करना जरूरी है, यह बात सही है प्लेटो के संबंध में। और उसका कारण क्या था वो हम देख लेते हैं। प्लेटो के अनुसार तीसरा के आलोक के बिना समाज अंधकार में भटक जाएगा, यह कारण नहीं था इसका,
जो कथन ने यह बात कही है उसके पीछे यह कारण नहीं था जो हमको ऑप्शन में दिया गया है कि प्लेटो के अनुसार तीसरा के आलोक के बिना अर्थात तीसरा के बिना समाज अंधकार में भटक जाएगा, लालसा के बिना समाज अंधकार से भटक जाएगा। तो यहाँ जो है ए सत्य है लेकिन आर क्या है, असत्य है। तो जो हमारा यह सही ऑप्शन होगा वह होगा सी। ठीक है, तो हमारा सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेटो ने समाज के 3 वर्गों की पहचान की, यह बात सही है। कथन तो सही कर रहा है कि प्लेटो ने समाज के 3 वर्गों की पहचान की। अब कारण क्या है वो हम देख लेते हैं। प्लेटो के अनुसार ईश्वर ने मनुष्यों को अलग अलग क्षमताओं के अनुसार अलग अलग तथ्यों से बनाया है, यह भी बात सही है। प्लेटो ने जब 3 वर्गों का पहचान की, 3 वर्गों का विभाजन किया, तो उसका कारण यही था कि ईश्वर ने मनुष्यों को अलग अलग क्षमताओं के अनुसार अलग अलग तथ्यों से बनाया है। तो यहाँ क्या है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात तुम्हारा ए ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, हमने आपको बताया था कि ये तो कथनों कार्ड दिए होंगे, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी, और चारों ऑप्शन क्या होंगे ये हमने आपको अभी बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उसी आधार पे है। शिक्षा एवं साम्यवाद दो प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है। शिक्षा एवं साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है, यह बात सही है। ठीक है, कि यही प्लेटो के आदर्श राज्य का क्या है, आधार स्तंभ है, यह बात सही है। अब कार्ड देख लेते हैं कि ये सही कार्ड क्या यही कार्ड था। शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक है क्योंकि यह चरित्र के निर्माण से संबंधित है, जबकि साम्यवाद का स्वरूप नकारात्मक है क्योंकि यह अभिभावक वर्ग पर क्या करता है, नियंत्रण लगाता है। तो यह भी कथन भी सही है और कारण उसका जो बताया गया है वह भी सही है। तो कहीं ना कहीं हमारा ए ऑप्शन सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यह हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वही है कथन और कारण पे। लाज में प्लेटो ने व्यवहारिक राजनीति की विस्तृत निरूपण किया है, यह बात सही है कि लाज में प्लेटो ने व्यवहारिक राज्य की बात करता है या व्यवहारिक राजनीति की बात करता है, सही है। कारण क्या है, लाज में प्लेटो ने शासक वर्ग को निजी संपत्ति रखने और पारिवारिक जीवन बिताने की अनुमति दी है, यह भी सही है कि लाज में प्लेटो ने शासक वर्ग को निजी संपत्ति रखने और पारिवारिक जीवन बिताने की अनुमति दी है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर ये मुझे विश्वास है। लेकिन अगर आप इसको पढ़े होंगे, तो अगर आप इसको एक बार देखे होंगे तो आसान से सारे प्रश्न आप आसानी से हल कर ले जा रहे होंगे। यह सारी चीज़ें हमने अपने क्लास में अपने प्लेटो जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने यह सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, देखी हुई थी, और उसी के आधार पर सब क्वेश्चन हमने यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कथन और कारण पे ही। प्लेटो के अनुसार राज्य की प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना आवश्यक नहीं है। प्लेटो के अनुसार राज्य की प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना आवश्यक नहीं, यह बात गलत है। हाँ, यह प्लेटो व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्व देता है, लेकिन वह राज्य की प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना आवश्यक नहीं मानता, यह बात गलत है। वह मनुष्य की प्रकृति को समझने के लिए हमारे कहने का मतलब है कि प्लेटो जो मनुष्य की प्रकृति को समझना आवश्यक मानता है। अगर आपको राज्य की प्रकृति को समझना है तो पहले आपको राज्य में रहने वाले मनुष्य की प्रकृति को समझना जरूरी है, तो ऐसा मानना था प्लेटो का। तो यह कथन जो हमारा है यहाँ गलत है। ठीक, और कारण क्या है, प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही बृहत रूप है। ऑप्शन तो बात तो सही है, कारण तो सही व्याख्या कर रहा है, लेकिन जो आपका कथन है वह सही नहीं है कि राज्य जो है व्यक्ति का ही बृहत रूप है, यह बात सही है। ठीक है, तो जब राज्य व्यक्ति का ही बृहत रूप, जब आप व्यक्ति के प्रकृति को समझ पाएंगे तभी तो आप राज्य की प्रकृति को समझ पाएंगे। तो यहाँ क्या हमारा है, ए अर्थात कथन असत्य है तथा आर अर्थात कारण क्या है, सत्य है। तो जो यह ऑप्शन हमारा होगा वह डी में आएगा। हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि डी ऑप्शन में हमारा क्या होगा, लिखा होगा कि
ए असत्य है किंतु आर सत्य है, और यहाँ पे वही बात है, ए असत्य है और आर जो है सत्य है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह होगा डी। ठीक, हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले जो बीते हुए वर्ष में ये प्रश्न पूछे गए हैं नेट जेआरएफ में। नेट के एग्जाम में यह जो प्रश्न हम देख रहे हैं, यह प्रश्न दिसंबर 2018 के नेट एग्जाम में पूछा गया है। तो हम प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं? कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं, यही हमको पता करना है। तो ए ऑप्शन हमारा है, यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। सही है यह भी ऑप्शन। बचपन से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है, यह भी सही है। ठीक है, और डी है, सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। और चौथा ऑप्शन है, 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है, यह भी सही है। तो चारों ऑप्शन हमारा सही है, तो जो सही कूट हमारा होगा वह है डी, 1 2 3 4। तो जो सही ऑप्शन हमारा है वह है डी। ठीक है, यह प्रश्न 2018 नेट एग्जाम में पूछा गया था। जो दूसरा ऑप्शन है, बचपन से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है। हालांकि शिक्षा का काम शुरू से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जब हम अपने क्लास को पढ़ रहे थे तो उसमें 6 से 20 वर्ष तक की जो शिक्षा थी वह थी प्राथमिक शिक्षा। 6 से 20 वर्ष तक नहीं थी। सही ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही है। बचपन से लेकर जो 6 वर्ष की आयु तक जो प्राथमिक शिक्षा होती है वह प्रारंभिक शिक्षा होती है। तो जो सही ऑप्शन हमारा है डी, 1 2 3 4 क्या है, चारों ऑप्शन हमारा गया सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह पूछा गया है नेट एग्जाम जुलाई 2018 में। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रिपब्लिक इस कार्ड से एक आदर्श राज्य का तस्वीर नहीं देता है, यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। ऐसा किस विचारक का मानना था? J.H. सेबाइन का, बी डनिंग का, सी ई बार्कर का और डी एबिंस्टीन का। तो जो सही ऑप्शन हमारा है बी डनिंग का। जो हमारा सही ऑप्शन है वह है डनिंग। इनका मानना था कि रिपब्लिक इस कार्ड से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की क्या शुरुआत बने। यह मानना था डनिंग का। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था 2017 नेट एग्जाम में। जो प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत ही नहीं है? मतलब इसमें से किससे प्लेटो ने अपने विचार नहीं लिए हैं? तो ए ऑप्शन है हेराक्लिटस, संभोते के क्षेत्र का विचार, बी एंटीथेनिस, ठीक है, निरपेक्ष वैराग्य वृत्ति तथा कठोर स्वयातना का विचार, फिर सी है सुकरात अवधारणाओं का सिद्धांत, डी है एशियाटिक्स निरपेक्ष संभूति के क्षेत्र का विचार। तो इसमें से चारों में से बी अर्थात एंटीथेनिस निरपेक्ष वैराग्य वृत्ति तथा कठोर स्वयातना का विचार, यहाँ से प्लेटो ने विचारों का सिद्धांत नहीं लिया था, अपने विचार नहीं लिए थे। जो विचार उन्होंने दिए यहाँ से उन्होंने अपना कोई विचार नहीं लिया था। तो जो सही ऑप्शन हमारा होगा वह होगा बी। ठीक है, वह होगा बी।
निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोती नहीं है? तो वह हमारा है एंटीथेनिस तथा और उनकी जो अवधारणा थी वह थी निरपेक्ष वैराग्यवृत्ति तथा कठोर स्वायत्तना का विचार। यहाँ से उन्होंने अपने विचारों का स्रोत नहीं लिया था। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो जो एक में है प्लेटो के संवाद और दूसरे में है मुख्य विषय। तो ए है सिंपोजियम, बी है फिलेबस, सी है टाइमेयस, डी है रिपब्लिक। ठीक है, तो इस चारों संवाद में मुख्य विषय कौन कौन सा ये हमको देखना है। ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वहाँ से काफ़ी चीज़ें हमको यहाँ से हल नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम इसको हल करके देख लेते हैं। तो रिपब्लिक हमको पता है क्या राजनीतिक क्षेत्र का विषय है। रिपब्लिक जो है राजनीतिक क्षेत्र का विषय। तो डी कि हमारा क्या होगा 2। तो डी का 2 किस में मिल रहा है हमारा कोट में? ए वाले ऑप्शन में। देखिए डी का ए मिल रहा है ना, केवल एक में ही मिल ही रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है। सी में भी नहीं मिल रहा है, डी में भी नहीं, डी में भी नहीं। तो इसका मतलब डी हमारा जो 2 है वह सही है। तो इसका मतलब और एक ही ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है ए में, तो हमारा मतलब अगर हमको कुछ भी नहीं पता है तब भी हम आराम से यह टिक मार सकते हैं कि ए हमारा जो होगा सही होगा, केवल एक ही जानकारी के आधार पे कि रिपब्लिक जो है राजनीतिक क्षेत्र का विषय है और वही हमारा सही है, वो हमको कंफर्म पता है। तो उस आधार पर हम देखते हैं डी हमारा 2 होगा कंफर्म। और यह ऑप्शन केवल एक ही में दिया गया, ए वाले ऑप्शन में, और किसी में नहीं है। एक में डी वाला 1 से जोड़ा गया, एक में डी 4 से, एक में डी 3 से जोड़ा गया। तो इसका मतलब हमारा जो सही ऑप्शन होगा, एक प्रश्न क्या एक ही प्लेटो के संवाद के आधार पर हम यह प्रश्न हल कर लिए, जो हमारा जो सही पुट होगा वह होगा ए। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की जो व्युत्पत्ति है मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? तो यह पहला है स्टेगिरा, और बी है, दूसरा है स्पार्टा, तीसरा एथेंस, चौथा वेनिस। तो कोड दिया गया है 1 और 2, और बी है 1 और 3, सी है केवल 3 और डी है केवल 4। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वह है डी केवल 4, अर्थात वेनिस। परिवार के प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई? वेनिस के अनुभव से। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह है डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। आगे प्रश्न देखते हैं अगला। प्लेटो के विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्लेटो के विचारधारा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य? हमको असत्य कथन को ज्ञात करना है। कार्यों का विभाजन अभिवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता, यह तो गलत है। पहले ही प्रश्न को गलत नहीं किया, लेकिन हम 3 आगे भी देख लेते हैं कि वह सही है गलत। राज्य को व्यक्तियों का वृद्ध रूप मात्र माना जाता है, राज्य को व्यक्तियों का वृद्ध रूप मात्र माना जाता है, सही है। एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, सही है। राजनीतिज्ञों को अनभिज्ञता तथा और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है, सही है, यह भी सही है। डी है, राजनीतिज्ञों को अनभिज्ञता और अक्षमता लोकतंत्र का क्या है? कारण है। यह हमारा भी ऑप्शन सही है। तो केवल असत्य कथन हमारा है ए। असत्य कथन जो हमारा है वह केवल है ए। और अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, कथनों का अर्थ, ये भी प्रश्न हमारा है। यह नेट एग्जाम दिसंबर 2014 में पूछा गया था, यह प्रश्न जो हम देख रहे हैं। कथन है, प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का विभिन्न अच्छे शासन के लिए असंगत है। अत्यधिक धन का विभिन्न अच्छे शासन के लिए क्या है? असंगत है, मतलब सही नहीं है। फिर कारण क्या है? यहाँ जहाँ तक सैनिकों और शासक का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की
अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का कोई और उपाय उसे नहीं दिखा। जहां तक सैनिकों और शासक का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का कोई और उपाय उसे नहीं दिखा। यह भी बात सही है। उसे जो है धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने के लिए उसे कोई और उपाय नहीं दिखा। ठीक है, तो यह भी कार्ड भी सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, हम देख रहे हैं ए भी हमारा सही है और आर भी हमारा सही है। तो जो सही ऑप्शन हमारा कोट होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी पूछा गया है नेट एग्जाम जून 2014 में। इसमें जो पहला प्रश्न है, प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था। किन किन के विचारकों को लिया, किन किन विचारकों के विचार को लिया था? ए है हेराक्लिटस, बी पारमेनिडीज, सी सुकरात और डी ये सभी। सुकरात को सभी जानते हैं कि सुकरात ने विचार को लिया था, लेकिन सुकरात के साथ साथ प्लेटो ने हेराक्लिटस के विचार को भी लिया था अपने विचार देने में, और पारमेनिडीज की भी। तो जो सही ऑप्शन हमारा होगा वह है डी ये सभी। और अगला प्रश्न हमारा है, कथन एक कह रहा है प्लेटो के लिए ज्ञान ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान है और ना ही राय है। यह भी सही है। कारण क्या करा, सही मत या राय ज्ञान है। यह गलत है कि सही मत या राय क्या है? ज्ञान है। तो हम देखते हैं कि सही ऑप्शन हमारा क्या है। कोट हमारा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए आर दोनों असत्य हैं किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सत्य किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो हमने देखा ए हमारा सत्य था और आर जबकि हमारा क्या था? असत्य था। ठीक है, कि सही मत या राय क्या है? ज्ञान है। यह बात गलत है। प्लेटो का मानना था कि सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है और उसे तो जो सही ऑप्शन हमारा है वह है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेटो के अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया। प्लेटो के अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व का स्पष्ट किया। और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। तो ए ऑप्शन हमारा द रिपब्लिक, बी ऑप्शन है द पॉलिटिक्स, सी है द लॉज और डी ऑप्शन है द टिमाओस। प्रश्न एक बार फिर हम देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया। अनंत वास्तविकता की प्रकृति का, अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? प्लेटो के अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। इसमें से किसने किया था? किसमें, किस बुक में उसने ऐसा किया? द टिमाओस में। द टिमाओस बुक में प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। उसने यह किस पुस्तक में किया? द टिमाओस में। ठीक है, तो द टिमाओस किसकी पुस्तक है? प्लेटो की। इसका हम ध्यान रखेंगे, द टिमाओस। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो को रिपब्लिक का प्रधान मात्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? ए पोलीमार्कस, बी एंडीमेंटस, सी प्रोटागोरस, डी ग्लूकोन। तो जो सही ऑप्शन हमारा है सी प्रोटागोरस। प्रोटागोरस क्या है? प्लेटो
की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। पोलीमार्कस, एंडीमेंटस और ग्लूकोन, ये तीनों क्या है? प्रधान पात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो सही ऑप्शन हमारा है। अगला प्रश्न हमारा है, प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया गया। पहला, सर थॉमस मोर का यूटोपिया, बी कैंपानेला का सिटी ऑफ द सन, डी सी ऑप्शन है बेकन का न्यू अटलांटिक, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न पूछ रहा है प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया गया है। किसमें? सर थॉमस मोर का यूटोपिया, बी कैंपानेला का सिटी ऑफ द सन, सी बेकन का न्यू अटलांटिक और डी ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी, अर्थात ऊपर तीनों क्या है? सही है। तो जो सही ऑप्शन इसमें हमारा है उपरोक्त सभी, अर्थात डी। चारों तीनों क्या है? तीनों में क्या है? सही पाया गया है। प्लेटो का पुनः प्रकटन पाया गया है। तीनों पुस्तक में प्लेटो के बारे में चर्चा की गई है। तो हमने यही बस इतना ही था, हम प्लेटो के से संबंधित कुछ प्रश्न हमने देखे हैं यहाँ पे। तो अब हम आगे अपना अब नए सिरे से नया चैप्टर देखेंगे। यहाँ हमारा प्लेटो खत्म हो गया। प्लेटो के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, व्यवस्थित रूप से पढ़ा। फिर लास्ट में हमने प्लेटो के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को भी हल किया। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से अगर पढ़े होंगे, प्रश्न को हल किए होंगे, तो आपको अब प्लेटो के बारे में प्रश्न को हल करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। एक आध दो क्वेश्चन तो कभी कभी हो सकता है फंस जाए, दिक्कत हो हल करने में, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आप लोग क्या आसानी से हल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।